दोस्तों, मैं ललिता दहिया। स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। दोस्तों, एक योजना फिर से चर्चा में है और उस योजना का नाम है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ये बेसिकली आपके शासन के टॉपिक से भी जुड़ता है और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे IAS हो या फिर PCS हो, भी आपके लिए ये योजना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। उसके पीछे का कारण क्या है, आइए वो जानते हैं। ये जो योजना है अभी चर्चा में क्यों रही, क्योंकि हाल ही में जो 26 जनवरी की झांकी थी, उस झांकी में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा देश भर में ST बच्चों के लिए, यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स बच्चे हैं, अनुसूचित जाति बच्चों के लिए स्थापित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में महत्वपूर्ण शिक्षा के माध्यम से जनजातीय कल्याण को प्रदर्शित करने वाली एक झांकी को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस में प्रदर्शित किया गया था। यानी इस झांकी में बेसिकली इस योजना के महत्ता को बताया गया था, इंपॉर्टेंस को बताया गया था कि किस तरीके से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों के कल्याण में, उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है और कहीं ना कहीं हमारे जनजाति कल्याण का जो उद्देश्य है उसको इस झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। तो ये योजना अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन सीधा सा पूछा जा सकता है, आपको स्टेटमेंट दे देगा कि भाई एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो योजना है वो अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शुरू की गई है ना। तो ध्यान रखिएगा, जाति नहीं जनजाति, ये बात ध्यान रहेगी। अब अगली बात हम देख लेते हैं भाई, इसे ना शॉर्ट में बोलते हैं EMRS योजना, यानी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। इसकी शुरुआत 97-98 में हुई थी। पहला पॉइंट यानी 1997-98 में जनजाति कल्याण के दृष्टिकोण से इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये कौन मंत्रालय इसको देखता है बेसिकली, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक है, यानी जनजातीय कार्य मंत्रालय बेसिकली इसे संचालित करता है इस योजना को। अब इस योजना के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, यानी स्कूल जो इसके तहत स्थापित किए गए जो स्कूल हैं वो न केवल अकादमिक शिक्षा पे बल देते हैं बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पे ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, खेल कूद है ना, उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है, ये हर एक आधार को मजबूत करने का काम करती है ये योजना। इसके द्वारा स्थापित स्कूल केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही काम नहीं करते, ठीक है, बाकी सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम देखें, प्रत्येक स्कूल में 480 छात्रों की क्षमता होती है। कक्षा 6ठी से 12वीं तक के छात्रों के लिए खान पान की भी व्यवस्था की जाती है, यानी 480 छात्रों की क्षमता होती है हर एक स्कूल में, और कक्षा 6ठी से लेके जो 12वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए खान पान की व्यवस्था भी इसमें शामिल होती है, ताकि कोई भी आर्थिक व्यवधान उनकी शिक्षा को रोकने का एक जरिया ना बन सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है इस योजना के बारे में, यदि हम देखें इसके तहत फंडिंग कैसे जाती है। अब तक क्या होता था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब तक होता था, संविधान का एक अनुच्छेद है, आप आगे पढ़ोगे 275, इस 275 के तहत केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है। तो अभी तक इस अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान के तहत राज्य सरकारों को स्कूलों के निर्माण के लिए और जो भी उससे संबंधित खर्चे हैं उनके लिए अनुदान दिया जाता था। यानी केंद्र सरकार क्या करती थी, राज्य सरकारों को अनुदान दे देती थी इसके तहत। अब इस योजना को और अधिक गति देने के लिए हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि 2022 तक 50% से अधिक ST आबादी वाले ब्लॉक, प्रत्येक ब्लॉक, यानी ऐसे ब्लॉक, आपको पता है ना ब्लॉक क्या होता है, राज्य है, जिला है और ब्लॉक है, तो ऐसे ब्लॉक जिनकी आबादी में 50% तक ST जनसंख्या है वहां पे, और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों के पास एक ये स्कूल होगा, एक विद्यालय होगा। बात समझ में आई? 20,000 ST पे एक आवासीय विद्यालय होगा इस योजना के तहत, या 50% से अधिक आबादी जिसकी ST की है उस ब्लॉक के पास एक आवासीय विद्यालय होगा इस योजना के तहत, ये बोला गया है। एकलव्य विद्यालय जो बनेंगे वो नवोदय विद्यालयों के समकक्ष होंगे। इनमें खेल
कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी विशेष सुविधाएं होंगी। यानी केवल पढ़ाई ही नहीं होगी बल्कि इसमें, और ये अंडरस्टूड सी बात है, इसके लिए दिमाग नहीं लगाना है कि हम रट रहे हैं कि खेल भी है, पढ़ाई भी है, कला संस्कृति भी है। एजुकेशन सिस्टम का मतलब ही है कि सर्वांगीण विकास, यानी पढ़ाई के साथ अन्य जो माध्यम है शिक्षा को उन्नत बनाने के, उन सब माध्यमों को इस योजना के तहत इंक्लूड किया गया है। देश भर में यदि हम बात करें 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 564 ऐसे उप जिले हैं, ब्लॉक हैं, जिनमें से 102 ब्लॉक में एक EMRS है। यानी टोटल हम आकलन करें तो 564 ब्लॉक हैं। इन 564 में से 102 ब्लॉक में ये विद्यालय गठित हो चुके हैं। इस प्रकार हमें बेसिकली 2022 तक या अभी और अगर नहीं हुआ तो और स्थापित करना है। जो बचे हुए जिले हैं, यानी जो 462 जिले बच गए, इन 462 जिले नहीं, सॉरी, ब्लॉक, उप जिले, इन 462 उप जिलों में भी हमें क्या करना पड़ेगा, EMRS की स्थापना करनी पड़ेगी। और ये कौन से ब्लॉक हैं दोस्तों, याद आया, ऐसे ब्लॉक जहां की 50% से ज्यादा जनसंख्या ST है, अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, तो इसको काफी विस्तारित करने की योजना है ताकि ST को, यानी अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा के लिए सोचना ना पड़े। सरकार उनके लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोत्साहन लेके आए, शिक्षा के ऐसे केंद्र खोले जहां पे जो अनुसूचित जनजाति का बच्चा है वो भी अपना सर्वांगीण विकास कर सके, शिक्षा के साथ साथ और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो सके। ठीक है, इसके साथ ही हमें ध्यान रखना है एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल की भी स्थापना की गई है। चिन्हित उप जिलों, ये ऐसे जिलों में बनते हैं एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल जहां पे 90% या अधिक में जहां भी अनुसूचित जनजाति की आबादी का घनत्व होता है। यानी ऐसे उपजिलों में ये स्थापित होते हैं जहां पे 90% या उससे ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति है। बिना स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अतिरिक्त गुंजाइश प्रदान करने के लिए प्रायोगिक आधार पर एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये बेसिकली आवासीय सुविधा होगी, उनके रहने का, उनके खाने का, उनके शिक्षण का भी ध्यान दिया जाएगा। ये उन उप ब्लॉक्स में, उप जिलों में बेसिकली प्रारंभ किया गया है जहां पे जनजाति जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, जहां पे सरकार को और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। बेसिकली ये बोर्डिंग स्कूल की स्थापना यहाँ पे किए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही दोस्तों जनजातियों के लिए और क्या हो रहा है, खेल के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाए जा रहे हैं। सभी संबंधित बुनियादी ढांचे, क्या भवन चाहिए, उपकरण चाहिए, खेलों के साथ खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समर्पित बुनियादी ढांचे का समर्थन किया जाता है इस योजना के तहत। और इस उत्कृष्टता केंद्र में प्रत्येक राज्य में एक चिन्हित व्यक्तिगत खेल और एक समूह खेल के लिए विशिष्ट अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। ये भी बेसिकली जनजातीय जो स्टूडेंट हैं, लोग हैं, उनको खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए ये योजनाएं हैं। बेसिकली सरकार बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। अलग अलग जो सुभेद्य वर्ग हैं, अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, महिलाओं के लिए डेडिकेटेड एजुकेशन स्कीम है ना, दिव्यांगों के लिए कुछ विशेष प्रोविजन है। तो इस तरीके की योजनाएं हैं ताकि हम बेसिकली DPSP को लागू कर सकें, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को लागू कर सकें। और कहीं ना कहीं जो ये EMRS योजना है ये उसी की कड़ी में एक पहल है ताकि जनजातियां भी मुख्य धारा में शामिल हो सकें, शिक्षा बाधा ना बने उनके विकास में, और कहीं ना कहीं जनजातियों को हम सशक्त बना के राष्ट्र विकास की मुख्य धारा में जनजातियों को जोड़ सके। आप लोगों के लिए इस बार ये योजना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस योजना से रिलेटेड कोई भी छोटे से छोटा बिंदु भी आपको पढ़ के जाना है, PT के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको शुरुआत में बता चुकी हूँ। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जानने के लिए मुझसे जुड़िए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।